कक्षा 12 की जो राजनीतिक विज्ञान की किताब है, तो सबसे पहले हम उस किताब के बारे में जान लेते हैं कि 12वीं कक्षा में राजनीतिक विज्ञान की जो किताब है उसका नाम क्या है। तो 12वीं कक्षा की अगर हम राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक की बात करें तो इस क्लास में आपके पास राजनीतिक विज्ञान की 2 किताबें हैं और 2 किताबें कौन कौन सी हैं उसमें जो पहले नंबर पर आती है वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये आपकी पहली पाठ्य पुस्तक है। स्वतंत्रता के बाद देश में राजनीति किस प्रकार चली तो पूरा इसमें विस्तार से बताया गया है। इस किताब में जो अगर हम बात करें चैप्टर की तो 9 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। स्वतंत्रता के एकदम से बाद देश को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा वो विस्तार से इस अध्याय में बताई गई है। दूसरा चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर, कि भारत में लंबे समय तक एक ही दल अर्थात कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है, तो कारण क्या थे, लोग कांग्रेस को ही वोट क्यों देते थे, इसमें विस्तार से बताया गया है। तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति, जो देश के विकास के लिए कौन से मॉडल को अपनाया गया और अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया गया, तो वो इस चैप्टर में बताया गया है। चौथे चैप्टर की अगर हम बात करें तो उसका नाम है भारत के विदेश संबंध। दूसरे देशों से संबंध स्थापित करने के लिए भारत ने कैसी विदेश नीति अपनाई वो इसमें बताया गया है। 5वां चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। ये इस चैप्टर का नाम है कि एक बार जो 1969 में कांग्रेस में विभाजन हुआ तो कांग्रेस में विभाजन के क्या कारण थे और कौन सा दल टूटकर उससे अलग बना, एक नए दल की स्थापना हुई। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये आपका 6वां अध्याय है जिसमें संकट काल के लागू करने के कारणों और संकट काल के प्रभावों के बारे में बताया गया। 1975 में जो लागू किया गया था, देश में अलग अलग समय पर जो आंदोलन चले उनके बारे में भी एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जन आंदोलनों का उदय। इसके अलावा एक 8वां चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, कि अलग अलग क्षेत्रों में जो लोगों की मांगे हैं उनको कैसे सुलझाया गया और क्या क्या मांगे हैं वो। और अंतिम चैप्टर है भारतीय राजनीति नए आयाम, कि जैसे गुट ने इसमें गठबंधन सरकार, शाहबानो केस, गुजरात दंगे और अयोध्या मामले के बारे में बताया गया है। दूसरी किताब की अगर हम बात करें तो आपकी जो दूसरी बुक है राजनीतिक विज्ञान की, उसका नाम है, दूसरी किताब जो है वो है समकालीन विश्व राजनीति। ये आपकी दूसरी किताब है। तो इस किताब में भी कुल 9 अध्याय हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आपके पास राजनीतिक विज्ञान की 2 किताबें हैं और उन दोनों किताबों में कुल जो हैं वो 18 अध्याय हैं। तो जब इसका नंबर आएगा तब हम अब इसको कराएंगे। आज हमारे पास जो सबसे पहली आपकी जो किताब है वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति का ही जो पहला अध्याय है हम उसको करेंगे और हमने आपको बताया है पहले अध्याय का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, कि देश के स्वतंत्र होने के बाद देश को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा वो इसमें बताया गया है। लेकिन इससे पहले कि हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां करें कि क्या देश के सामने चुनौतियां थी, एक शब्द आया है इसमें, राष्ट्र निर्माण। राष्ट्र और फिर निर्माण, राष्ट्र निर्माण, ये 2 शब्द हैं। तो 11वीं कक्षा में आपने जो आपकी राजनीतिक विज्ञान की पहली किताब थी उसमें आपने राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा होगा और इन दोनों शब्दों का जो वर्णन है उसमें विस्तार से बताया गया है। तो यहां हम सिर्फ उनका एक छोटा सा वर्णन करेंगे, राष्ट्र का अर्थ क्या है और राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या है। तो अगर हम राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र के अर्थ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्र है वो अंग्रेजी भाषा के नेशन, NATION से बना है। और ये जो अंग्रेजी भाषा का नेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा की, ये याद रखना है, नेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के नेशियो, जिसको हम कहते हैं NATIO से बना है, जिसका अर्थ होता है जन्म या फिर जाति, जिसको हम कह सकते हैं जन्म या जाति। तो सिंपल सा आपने याद रखना है कि राष्ट्र को अंग्रेजी में नेशन कहते हैं और नेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है जन्म या जाति। तो अगर हम राष्ट्र शब्द के अर्थ की बात करें कि राष्ट्र का अर्थ क्या हुआ, फिर जब इसका अर्थ जो शाब्दिक अर्थ है वो जन्म या जाति है, तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्र का अर्थ है
वो लोगों के ऐसे समूह से है जो एक जाति या वंश के होते, क्योंकि राष्ट्र का अर्थ ही जन्म या जाति है, तो राष्ट्र का अर्थ लोगों के ऐसे समूह से, लोगों का समूह होता है, लोगों के ऐसे समूह से है जो एक जाति या फिर वंश के होते हैं। या फिर हम आगे थोड़ा सा और करें, जिनकी भाषा, आदतें, रीति रिवाज और परंपराएं समान होती हैं। तो जिन लोगों की भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं समान होती है, ऐसे लोगों के समूह से राष्ट्र का निर्माण होता है, यह राष्ट्र बनता है। दूसरा शब्द जो हमारे पास आया है वो है राष्ट्र निर्माण, कि राष्ट्र निर्माण क्या है, किसको हम राष्ट्र निर्माण कहेंगे। तो राष्ट्र निर्माण की अगर हम बात करें कि क्या है राष्ट्र निर्माण, बिल्कुल सिंपल सा इसका अर्थ है, राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, एकदम से राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। तो राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे राष्ट्र के लोगों में एकता की भावना पैदा करती है। ये कैसी प्रक्रिया, अब ये एकता की जो भावना है जो पूरे राष्ट्र के लोगों को एक बनाती, उनको एक सोचने के लिए कहती है। अब ये जो एक सोचने की भावना है वो एकदम से नहीं आती है, तो ये इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लंबी चलती है, जो पूरे राष्ट्र के लोगों में एकता की भावना पैदा करती है। या फिर हम कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों में से अपनी जाति, धर्म, गांव और शहर के प्रति वफादारी के स्थान पर अपने राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना पैदा करती है। इस तरह से भी हम कह सकते हैं, या सिंपल से अगर हम कहें कि जब लोग अपनी धर्म और जाति से ऊपर उठकर अपने गांव और शहर के बारे में न सोचकर पूरे राष्ट्र के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो राष्ट्र निर्माण शुरू हो गया है, या उनमें देशभक्ति या राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा हो गई है। तो चैप्टर की अगर हम शुरुआत करें, इस चैप्टर की जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं, तो चैप्टर की शुरुआत हम भारत की आजादी से करेंगे। ये सभी हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, भारत की आजादी। और ये चित्र आप बड़ा ही रेयर चित्र है, ये आप देख रहे हैं। तो इस चित्र में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को दिखाया गया है। लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो देश के पहले प्रधानमंत्री को सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं। तो देश की आजादी से ही हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो कह सकते हैं हम कि 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आजाद हुआ। 14 और 15 अगस्त इसलिए कहते हैं कि 14 अगस्त की जब आधी रात के 12 बजे थे, तभी 15 अगस्त शुरू होती है, इसलिए हम कहते हैं कि भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो आधी रात को भारत स्वतंत्र हुआ था, और उसी रात यानी कि इसी रात को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री का जो नाम है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कई बार ये क्वेश्चन आया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो सभी आसान सा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उसी रात को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा, जो संविधान का निर्माण कर रही थी, संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। संबोधित करने का मतलब है कि वहां उन्होंने एक भाषण दिया था, और उनका जो ये प्रसिद्ध भाषण है वो भाग्य के साथ वादा के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको हम कहते हैं भाग्य के साथ वादा, लेकिन वास्तव में उनका ये भाषण जो था वो अंग्रेजी में दिया गया था, इसलिए इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से ये जाना जाता है। अंग्रेजी में ये भाषण था, तो लेकिन उसको हिंदी में रूपांतरित किया गया है, हिंदी में परिवर्तित किया गया है। क्या उन्होंने उस समय बोलते हुए कहा था? तो उन्होंने कहा था कि वर्षों पहले हमने भाग्य, अगर हम उनके ज्यों का त्यों उस भाषण को पढ़े कि उन्होंने वास्तव में क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि वर्षों पहले हमने भाग्य को एक वचन दिया था, और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। वर्षों पहले हमने भाग्य को एक वचन दिया था, और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह न सही, लेकिन काफी हद तक तो निभाएं। आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ जागेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में एक बार ही आता है। बड़ा ही कालजयी भाषण था, आज भी इसका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो इस भाषण में अगर आप देखें तो जिम्मेदारियां बताई कि वर्षों पहले हमने भाग्य के हिस्सा को एक वचन दिया था। जिम्मेदारियां हैं कि वो जिम्मेदारी निभाने का जो समय था अब आ गया था।
तो अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदारियां हमने तय की थी तो उसमें से पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कम से कम निभाना तो स्टार्ट करें। तो भारत, एक और जो चीज हमने याद रखनी है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, और वो है कि भारत किस अधिनियम के तहत स्वतंत्र हुआ। क्योंकि भारत जो था पहले ब्रिटिश कानूनों के अनुसार चलता था। संसद कानून, ब्रिटेन की जो संसद थी वो भारत के लिए कानून तय करती थी, और उसी कानून के तहत ही अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र कराया था। तो भारत को स्वतंत्रता देने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा, क्योंकि ब्रिटिश संसद के कानून ही लागू होते थे, ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में, डेट याद रखनी है, जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया गया था। ये जो अधिनियम है, इसी अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो कई बार ये प्रश्न आया है कि भारत को किस अधिनियम के तहत स्वतंत्रता मिली, इसलिए सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से याद कर ले। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी। अब इस अधिनियम वैसे तो बहुत सारी बातें कही गई थी, लेकिन हम यहाँ पर 3 या 4 बातों का उल्लेख करेंगे जो इस अध्याय से संबंधित है। अगर पहली बात का हम उल्लेख करें तो पहले नंबर पर उसमें कहा गया था, नंबर 1 पर, कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 नए अधिराज्य बना दिए जाएंगे। ये लाइन उसमें कही गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य मतलब देश बना दिए जाएंगे। तो इस अधिनियम में ये क्लियर कर दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया जिसको हम कहते थे वो एक नहीं होगा, बल्कि उसमें से 2 देश बनाए जाएंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। दूसरी जो बात कही गई थी वो ये थी कि दोनों अधिराज्यों या दोनों देशों का एक एक गवर्नर जनरल होगा। एक गवर्नर जनरल नहीं होगा, बल्कि दोनों के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, ताकि दोनों अपने अपने तरीके से शासन को चला सके। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी जो इस अधिनियम में कही गई थी और जिस अध्याय से संबंधित है, वो कही गई थी कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार का किसी भी अधिराज्य पर अधिकार नहीं होगा। अंग्रेजी सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद वे भारत को पूरी तरह से छोड़कर चले जाएंगे और अपने शासन को जो चलाने की जिम्मेदारी होगी भारत के लोगों की स्वयं होगी, किसी भी अधिराज्य पर अधिकार नहीं होगा। एक चौथा जो पॉइंट है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और वो पॉइंट था कि ये जो पॉइंट अगर हम गौर करें कि ये सबसे क्या कहते हैं विवादित प्रावधान भी था कि देशी रियासतों को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता के समय भारत में अगर हम बात करें 565 देशी रियासतें थी, 565। तो इस अधिनियम में इन रियासतों के बारे में यह साफ कर दिया गया था कि देशी रियासतों को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता होगी। मतलब ये देशी रियासतों के राजाओं पर छोड़ दिया गया था कि उनकी मर्जी है कि चाहे तो वो भारत में शामिल हों और चाहे वो पाकिस्तान में शामिल हों। एक और आगे लाइन कही गई थी कि ये रियासतें यदि ये रियासतें चाहें तो दोनों से अलग भी रह सकती हैं, और यदि इनका दिल करता है कि राजा का ना तो वो भारत में शामिल होना चाहता है ना पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है, तो वो अपनी रियासत को अलग भी रख सकता था। ये सबसे विवादित प्रावधान था, क्योंकि जब रियासतों को भारत में शामिल करने का समय आया तो इस प्रावधान के कारण कई प्रकार की जो दिक्कतें थी या कई प्रकार की जो समस्याएं थी वो सामने आई, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों को भारत में मिलाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। वास्तव में उसके लिए ये प्रावधान जिम्मेदार था। तो जब हम देशी रियासतों के भारत में विलय की चुनौती को करेंगे तब आपको इस प्रावधान के बारे में विस्तार से बताएंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर ये सारा क्या आपने पढ़ लिया है कि लंबे समय की गुलामी के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। ये बताने की आपको बार बार जरूरत नहीं है कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। 12वीं क्लास के बच्चे हैं तो ये आप जानते हैं। तो लंबे समय की गुलामी के बाद एक लंबा समय जो हमने अंग्रेजों की गुलामी के साथ बिताया है, तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो एक तरफ तो यह देश के लिए खुशी की बात थी, क्योंकि लंबे समय के बाद हम स्वतंत्र हो रहे थे। अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया या कम ज्यादा साल तक राज किया, लेकिन दूसरी तरफ देश को इस स्वतंत्रता से कुछ समस्याएं या फिर चुनौतियां भी मिली थी। तो ये जो स्वतंत्रता हमें मिली थी तो वास्तव में खुशी की बात तो थी कि एक लंबे समय के बाद हम आजाद हो रहे थे,
लेकिन ये जो स्वतंत्रता थी वास्तव में खुशियां के साथ साथ कुछ चुनौतियां लेकर भी आई, जिनका सामना आने वाले समय में देश को करना था। अब वो चुनौतियां क्या थी वो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। इससे पहले एक और महत्वपूर्ण लाइन जो यहां पर करना जरूरी है कि 1947 में देश जिन हालात में आजाद हुआ था, शायद उस वक्त तक कोई भी देश वैसे हालात में आजाद नहीं हुआ था। कि भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, और जिन परिस्थितियों में वो स्वतंत्र हुआ वैसी परिस्थितियों में कोई दूसरा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। इसका कारण यह था कि देश को आजादी तो मिली थी लेकिन बंटवारे के साथ मिली थी, कि देश का बंटवारा भी हुआ था। दो देश जो है दो टुकड़ों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान में बन गया था। भारत देश का बंटवारा क्यों हुआ वो हम आगे आपको बताएंगे, क्या परिस्थितियां जिम्मेदार रही। तो सन 1947 का जो साल था वो अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। दो चीजें हुई इस दौरान की अभूतपूर्व हिंसा की, जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खूनी दंगे हुए। एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को बेरहमी से काटा और मारा। तो ये जो साल था, जो स्वतंत्रता लेकर आए थे हम, वो स्वतंत्रता जल्दी ही हिंसा में बदल गई। इससे पहले देश ने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी थी। दो धर्मों के लोग जो इस देश में वर्षों से इकट्ठे रहते चले आ रहे थे, एकाएक पता नहीं क्या हुआ कि दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1947 का जो साल था वो अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन का मतलब है कि जब ये तय हो गया कि पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा, तो पाकिस्तान से बहुत से जो सिख और हिंदू भारत में आए उनको बसाने की जो चुनौती थी वो सबसे बड़ी थी कि उनको कहां बसाया जाए। इसलिए हम कहते हैं कि ये विस्थापन की त्रासदी का साल था। तो स्वतंत्रता के समय भारत के सामने क्या चुनौतियां थी, एक एक करके हम इनका वर्णन करेंगे कि देश को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले तो हम वो चुनौतियां जान लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अगर हम पहली चुनौती की बात करें तो पहली है देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। पहली चुनौती ये थी। कुल 5 चुनौतियां थी। जो दूसरी चुनौती थी वो थी लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। तीसरी चुनौती विकास की थी कि देश का विकास कैसे किया जाए। और चौथी जो चुनौती थी वो शरणार्थियों की पुनर्वास की चुनौती थी कि शरणार्थियों, जो बहुत सारे शरणार्थी रिफ्यूजी जो भारत में आए थे, उनको कैसे बसाया जाए। और पांचवी जो चुनौती थी वो देसी रियासतों के विलय, कि 565 के लगभग जो भारत में देसी रियासतें थी, रजवाड़े थे, उनको भारत में कैसे मिलाया जाए। तो ये 5 चुनौतियां हैं, एक एक करके इनका वर्णन करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने जो पहली चुनौती आती है वो है देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। क्या चुनौती थी ये कि ये जो चुनौती एकदम से देश के सामने 15 अगस्त 1947 के बाद पैदा हुई कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यह विविधताओं वाला देश था। 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ तो यह विविधताओं वाला देश था। विविधताओं वाला देश इसलिए था कि यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे, जिनकी संस्कृति अलग थी और जिनका धर्म भी अलग था, जो अलग अलग धर्मों के मानने वाले थे। एक विविधताओं वाले देश में विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है। कितनी जब विविधताएं होंगी, जब लोगों के धर्म अलग अलग होंगे, जब लोगों की जाति अलग अलग होगी, जब लोगों की संस्कृति अलग होगी, तो वहां विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है। तो इसलिए ऐसे देश को एकता के सूत्र में बांधना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन एक और बात यह है कि विविधताओं वाला देश तो था ही, तो इसके अलावा जब देश आजाद हुआ उस समय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खूनी दंगे चल रहे थे। तो ये चित्र आप देख रहे हैं, तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि दोनों धर्मों के बीच खूनी दंगे चल रहे थे। एक धर्म के लोग दूसरे धर्मों के लोगों को बेरहमी से काट और मार रहे थे। ये कुछ चित्र हैं जो आप देख सकते हैं, उस जमाने के हैं, 1947 के। उस समय जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो खूनी दंगे हुए, हालांकि ये जो चित्र हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट हैं, लेकिन खून से रंगे हुए हैं। जब इनको देखा जाए तो रूह कांप जाती है देखकर, कि डर लगता है कि दो धर्मों के लोग जो वर्षों से एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह रहे थे, एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो रहे थे, एकाएक क्या हुआ ऐसा कि वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए और एक दूसरे को मारने और काटने लगे। तो सड़कों पर लाशें ही लाशें पड़ी थी।
एक दूसरे को बिल्कुल काट रहे थे। तो यह प्रश्न पैदा हुआ कि जिस देश में दो धर्मों के लोग इकट्ठे नहीं रह सकते, वहां अन्य धर्मों के लोग कैसे इकट्ठे रहेंगे, देश में एकता कैसे स्थापित होगी। जब दो धर्मों के लोग इकट्ठे नहीं रह सकते तो दूसरे धर्मों के लोग कैसे इकट्ठे रहेंगे। अतः उस समय मुख्य चुनौती देश को एकता के ऐसे सूत्र में बांधने की थी जहां पर जिसमें सभी विविधताओं के लिए स्थान हो, यानी कि देश को एकता की ऐसी माला में परोने की चुनौती थी जहां पर सभी धर्मों, जातियों और विचारों के लोग आपस में मिलजुल कर रह सके। तो पहली प्रॉब्लम तो ये थी, क्योंकि देश में उस समय खूनी दंगे चल रहे थे। दूसरी चुनौती की अगर हम बात करें तो देश के सामने दूसरी चुनौती जो थी वो लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती थी, कि देश में हम लोकतंत्र की स्थापना करने जा रहे थे। इससे पहले भारत पर अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों के बनाए हुए कानून ही चलते थे, तो वो लोगों को या भारत के लोगों को शासन में भागीदार नहीं बनाते थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्र हुआ तो संविधान के अनुसार कि अंग्रेजों ने तो अपनी मर्जी से शासन को चलाया, लोगों को भागीदार नहीं बनाया, लेकिन संविधान के अनुसार भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। क्या है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का अर्थ ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें लोगों का शासन होता है और लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। चुनाव होते हैं 5 साल के बाद, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और बाद में ये प्रतिनिधि जनता की तरफ से शासन चलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत में हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, वो कहा भी गया है अगर हम करें कि लोकतंत्र को अगर हम तोड़ के देखें शब्द को, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक जमा तंत्र। लोक जमा तंत्र, तो लोक का मतलब है लोग और तंत्र का मतलब है सरकार, तो यानी कि लोगों की सरकार। तो हम देश में लोकतंत्र की स्थापना करने जा रहे थे, तो ऐसी शासन प्रणाली की स्थापना करने जा रहे थे जो भारत में इससे पहले नहीं थी। तो लेकिन उस समय तक भारत के लोगों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की कोई जानकारी नहीं थी। इसका कारण यह था कि भारत में प्राचीन काल से ही राजतंत्रीय शासन व्यवस्था विद्यमान रही थी। लोगों ने राजा का शासन देखा था। अब राजतंत्रीय शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था क्या है, किसको हम राजतंत्रीय शासन व्यवस्था कहेंगे? तो राजतंत्रीय शासन व्यवस्था का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसमें राजा का शासन होता है। राजतंत्रीय शासन व्यवस्था, लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन और राजतंत्र का मतलब राजा का शासन। तो लोगों ने राजा का शासन देखा था, तो जिसमें राजा ही सब कुछ होता था। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने पूरी जिंदगी राजा के शासन देखा हो, राजा ही वहां पर कानूनों को बनाने वाला था, राजा ही कानूनों को लागू करने वाला था और राजा ही न्याय करने वाला था, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लेकर आ रहे थे। और कहते भी हैं कि अगर अंधेरे से किसी व्यक्ति को रोशनी में ले जाया जाए तो उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं। तो इसलिए हम वो शासन प्रणाली लेकर आ रहे थे जिसके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि लोकतंत्र देश में स्थापित कैसे होगा। अतः लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता था जब तक लोगों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जानकारी ना दी जाती। जब तक लोगों को ना बताया जाए कि लोकतंत्र में होगा क्या, चुनाव होंगे, चुनाव में कैसे उन्हें अपने वोट का प्रयोग करना होगा, जब तक उनको इन चीजों की जानकारी नहीं दी जा सकती तब तक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र की स्थापना करने की भी भारत में जो चुनौती थी वो सबसे बड़ी थी। अब भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना कैसे एक चुनौती थी, इस बात का विस्तार से वर्णन हम अध्याय 2 में करेंगे। उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि भारत में जब पहले चुनाव हुए तो किन किन जो प्रॉब्लम थी या किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो वो अध्याय हम पूरा बताएंगे। लेकिन भारत में जो दूसरी चुनौती थी वो लोकतंत्र की स्थापना की भी थी। तीसरी चुनौती की अगर हम बात करें जो देश के सामने स्वतंत्रता के बाद पैदा हुई, और वो थी विकास की चुनौती, कि देश का विकास कैसे किया जाए, इस देश को अब आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो अंग्रेजों की हम बात करें विकास की, तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड कहा जाता था। और वैसे भी अंग्रेज जो थे भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, व्यापारी बनकर आए थे। लेकिन यहाँ के राजाओं की आपसी फूट का फायदा उठाकर वो देश के शासक बनकर बैठे। तो और उसके बाद शासक बनने के बाद उन्होंने इस देश का इतनी बुरी तरह से शोषण किया
कि इसको एक गरीब देश बना दिया, एक ऐसा देश जिसके पास पहले सब कुछ था और बाद में उनके लंबे समय तक शोषण के कारण, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको उपनिवेश बना दिया था, जिसका बुरी तरह से शोषण किया, सब कुछ यहां से छीन कर ले गए, तो इसको एक गरीब देश बना दिया कि जिस देश में पहले सब कुछ था, एक समय ऐसा भी आया कि उस देश में कुछ भी नहीं रहा, खाने के लिए अनाज तक नहीं था। कहते हैं कि देश में सुई तक नहीं बनती थी। अब जो इसलिए ये गरीब देश बन गया। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का विकास करने के लिए ऐसी रणनीति अपनाना जरूरी था ताकि कुछ वर्गों का कल्याण न होकर सभी का कल्याण हो सके। एक ऐसी नीति हमने, क्योंकि देश गरीब था, एक वर्ग के कल्याण करने से देश आगे नहीं बढ़ सकता था, एक ऐसी रणनीति या स्ट्रेटजी बनानी थी हमने ताकि कुछ वर्गों का कल्याण न होकर सभी का कल्याण हो सके। अब इसके लिए कि सभी का कल्याण हो सके, इसलिए देश के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया गया। देश का विकास करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया गया। क्या था ये मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल? मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का मतलब है कि जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ काम करें। निजी क्षेत्र का मतलब है कि जब उद्योग किसी निजी व्यक्ति द्वारा लगाए जाते हैं तो उसको निजी क्षेत्र कहते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है कि जब उद्योग सरकार द्वारा लगाए जाते हैं तो उसको सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। तो हमने देश का विकास करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया, जहां निजी क्षेत्र उद्योग लगाने से पीछे हटा, वहां सरकार ने उद्योग लगाए, और जहां निजी क्षेत्र ने उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई, वहां पर सरकार ने उनको कई प्रकार की सुविधाएं दी। तो पहला तरीका जो हमने अपनाया देश का विकास करने के लिए, क्योंकि हमने कुछ वर्गों का विकास नहीं करना था, सभी का विकास करना था, इसलिए सभी का विकास करने के लिए पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया गया। और जो दूसरा तरीका अपनाया गया, अगर हम दूसरे तरीके की बात करें, वो थी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका अपनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, वो सोवियत संघ के मॉडल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और सोवियत संघ ने अपना जो विकास किया था वो नियोजन के द्वारा किया था। 5 साल की योजनाएं बनाकर देश का विकास किया था। तो हमने भी देश का विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का तरीका अपनाया गया। 5 साल की योजनाएं बनाई, कुछ 5 साल के लिए, और उसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, और उन 5 सालों में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश की। तो देश का विकास करने के लिए ये 2 तरीके अपनाए गए। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया गया, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को महत्व दिया गया, और दूसरा जो था वो पंचवर्षीय योजनाओं का तरीका अपनाया गया। 5-5 साल की योजनाएं बनाई ताकि देश का विकास हो सके। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि देश के विकास के लिए सरकार ने क्या रणनीति अपनाई, इस बात का वर्णन हम अध्याय 3 में करेंगे, जिसका नाम है नियोजित विकास की रणनीति। आपके पास इसी किताब में ये तीसरा पाठ है। यहां पर हमने छोटा बताया कि विकास की भी, देश के विकास कैसे किया जाए, ये भी एक चुनौती थी। अब देश का विकास करने के लिए सरकार ने कौन सा मॉडल अपनाया, देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या तरीके अपनाए गए, इन सभी बातों का वर्णन हम अध्याय नंबर 3 में करेंगे, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति या नियोजित विकास की रणनीति। चौथी जो सबसे बड़ी चुनौती थी देश के सामने, वो थी शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती। शरणार्थी मतलब रिफ्यूजी, पाकिस्तान से जो बहुत सारे हिंदू और सिख जो आए थे, उनको कहां बसाया जाए, ये देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। यहां भी आप देख रहे हैं चित्र में, अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग अपने घर बार छोड़ के, जो सामान उनके पास था वो लेकर पाकिस्तान से भारत में चले आए थे, ताकि भारत में उनको कहीं पर बसाया जा सके। तो 15 अगस्त 1947 ये डेट है भारत के आजाद होने की। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ 2 टुकड़ों में भी बट गया था। ये भी देश की एक विडंबना है कि जिस स्वतंत्रता के लिए हम लड़ रहे थे, उस स्वतंत्रता ने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। तो 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ देश 2 टुकड़ों में बट गया था। मुसलमानों ने अपने लिए अलग से एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। अतः मुसलमानों की मांग को पूरा करने के लिए देश को बांटने का निर्णय लिया गया। देश को जब नहीं कोई बात बनी, कई सारी कोशिशें नाकाम हो गई, तो उसके बाद देश को बांटने का निर्णय लिया गया और उनके लिए एक अलग से पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लेकिन
हमारे सामने या आपके सामने ये प्रश्न पैदा हो सकता है कि देश का विभाजन क्यों हुआ, देश के टुकड़े क्यों हुए, दो देश कैसे बन गए। ये सभी बच्चों के दिमाग में प्रश्न पैदा हो सकता है कि देश 15 अगस्त 1947 को ऐसा क्या हुआ या इससे पहले क्या हुआ कि देश दो टुकड़ों में बट गया। ये अगर आप देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला, ये एक तो ये पाकिस्तान था जिसको हम पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, और एक ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो सबसे पहले हमें उन कारणों का वर्णन करना जरूरी है जो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। तो देश के विभाजन के लिए वास्तव में अनेक कारण जिम्मेदार थे। एक कारण नहीं था कि अगर हम कहें कि मुसलमान अपने लिए पाकिस्तान चाहते थे, वो कारण नहीं था। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे। एक एक करके हम उन कारणों का वर्णन करेंगे। पहला जो कारण है, जो पहले नंबर पर हम करेंगे, वो था अंग्रेजों की फूट डालो, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। इस नीति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है भारत के विभाजन के लिए। अंग्रेजों की फूट डालो, और इसी नीति का फायदा उठाकर वो भारत पर लंबे समय तक शासन करने में सफल रहे हैं। अब ये नीति क्या थी, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल क्या थी, ये हम आपको बताते हैं। तो वास्तव में अगर हम बात करें तो भारत विभाजन का सबसे पहला कारण अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। भारत विभाजन का सबसे पहला कारण अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति थी। इस नीति के तहत उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने का हर संभव प्रयास किया। क्या किया? उन्होंने कांग्रेस को हिंदुओं का संगठन बताया कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं का संगठन है, और मुसलमानों को इससे दूर रखने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई या मुस्लिम लीग का निर्माण करवाया। जो अंग्रेजों की जो नीति थी वो दोनों धर्मों के लोगों को अलग रखो, आपस में लड़ाओ और शासन करो, इसलिए हम इसको कहते हैं फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने जो हर संभव कोशिश की ताकि किसी भी तरह से हिंदू और मुसलमान एक ना हो सके। कांग्रेस जो बनाई गई उसको हिंदुओं का संगठन बताया, और मुसलमानों को उससे अलग करने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग का निर्माण करवाया। अंग्रेजों की इसी फूट डालो और राज करो की नीति के परिणाम स्वरूप 1947 में भारत का विभाजन हुआ। दो धर्मों के लोग कभी भी आपस में नहीं मिल पाए। तो ये फूट डालो राज करो की जो नीति थी अंग्रेजों की, ये भी वास्तव में भारत के विभाजन का कारण बनी। इसके अलावा जो दूसरा कारण हम कह सकते हैं वो थी मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक विचारधारा। सांप्रदायिक विचारधारा का मतलब है कि जब एक धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ समझे और दूसरे धर्मों के लोगों से घृणा करें या घृणा की दृष्टि से देखें, तो ऐसी भावना को या ऐसी विचारधारा को जो सिर्फ अपने धर्म को श्रेष्ठ समझती है और दूसरे धर्मों को हीन दृष्टि से देखती है, तो आप में जब ये विचारधारा आ जाती है तो हम इसको कहते हैं सांप्रदायिक विचारधारा। तो मुस्लिम लीग की जो सांप्रदायिक विचारधारा थी वो भी भारत के विभाजन का कारण बनी। तो ये हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रश्न में कहते हैं आ सकता है इसके ऊपर वार्षिक परीक्षा में कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो अंडरलाइन कर लीजिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। लेकिन अपनी स्थापना के साथ ही मुस्लिम लीग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उसका एकमात्र उद्देश्य भारत में सिर्फ मुसलमानों के हितों की रक्षा करना होगा। तो ये हम कहते हैं उसकी ये सांप्रदायिक विचारधारा थी जो सिर्फ एक धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने की बात करती थी। अपनी स्थापना के साथ ही उसने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि उसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ मुसलमानों के हितों के लिए काम करना होगा। इसलिए मुस्लिम लीग ने कांग्रेस द्वारा चलाए गए आंदोलनों में गांधी जी का साथ नहीं दिया। गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए खिलाफत आंदोलन को छोड़ के, तो ज्यादातर देखा जाए तो मुस्लिम लीग ने उन किसी भी आंदोलन में गांधी जी का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो सांप्रदायिक सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करने वाला एक पार्टी या काम करने वाला एक संगठन बनकर रह गई। और मुस्लिम लीग की जो आगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ बतानी जरूरी है कि 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की स्थापना करने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया 1940 में। तो जब उनको लगा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करना है, तो हम कह सकते हैं कि भाई भारत में देश के टुकड़े होने के सिर्फ एक कारण नहीं है, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति नहीं है।
मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक विचारधारा भी है। तो मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की स्थापना करने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार मुस्लिम लीग की जो सांप्रदायिक विचारधारा थी वो भी पाकिस्तान को एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया। उसके कारण भी जो है देश के दो टुकड़े हुए और पाकिस्तान एक अलग देश बना, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करने वाला एक संगठन बनकर रह गया। तीसरा जो कांड था भारत के विभाजन का, वो था जिन्ना की हठधर्मिता। जिन्ना जी को आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के संस्थापक माने जाते हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है आपके पास, इसको जरा अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि पाकिस्तान के संस्थापक कौन थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान, तो जिन्ना की हठधर्मिता के कारण भी पाकिस्तान का निर्माण हुआ या भारत के दो टुकड़े हुए। तो जिन्ना की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं हम कि मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। वास्तव में जिन्ना जो है वो कोई पद चाहते थे, शासक बनना चाहते थे, उनमें सत्ता की भूख थी। तो जब उनको लगा कि भारत में उनकी दाल गलने वाली नहीं है और भारत में उनको कोई पद मिलने वाला नहीं है, तो ये बात जब स्पष्ट हो गई तो जिन्ना ने पाकिस्तान का राग अल्पाना शुरू कर दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना महत्वाकांक्षी, बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। वह हर हाल में पाकिस्तान का निर्माण करवाना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण करवा के ही वो सत्ता में अपनी भागीदारी निभा सकते थे, शासक बन सकते थे। इसलिए 1940 में उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब ये भी आप क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया, मुस्लिम लीग ने या फिर जिन्ना ने। तो इसलिए क्योंकि महत्वाकांक्षी थे, कोई सत्ता में भागीदारी चाहते थे, इसलिए 1940 में उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। अब ये द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने यह विचार दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समाज, ये उन्होंने कहा द्विराष्ट्र सिद्धांत में कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समाज हैं, जिनका धर्म, दर्शन, दो बातें उन्होंने कही, तीन बातें, जिनका धर्म, हिंदू और समाज दो अलग अलग समाज है जिनका धर्म, दर्शन और संस्कृति अलग अलग हैं, इसलिए दोनों कौमें एक राष्ट्र में नहीं रह सकती हैं। इसके पीछे उन्होंने ये कारण दिया कि दोनों के ना तो धर्म मिलता है, ना दर्शन मिलता है और ना ही संस्कृति मिलती है, इसलिए ऐसे धर्म या ऐसे दो धर्म जिनका कुछ भी नहीं समान नहीं हो, वो एक देश में नहीं रह सकते हैं। द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया उन्होंने। तीसरा जो कारण है भारत और पाकिस्तान के बनने का, वो था, अगर हम बात करें, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही और सांप्रदायिक दंगे। ये दो बातें हैं। मुस्लिम लीग जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करने वाली एक पार्टी बन गई थी। तो मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही और सांप्रदायिक दंगे, ये भी देश के विभाजन का एक कारण बने। तो पाकिस्तान, क्योंकि वो शुरू से ही 1940 में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो पाकिस्तान के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया था, तो पाकिस्तान की अपनी मांग को मनवाने के लिए जब उनको लगा कि पाकिस्तान की उनकी मांग पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो पाकिस्तान की अपनी मांग को मनवाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया। डेट याद रखनी है आपने अच्छी तरह से, दिनांक, कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946 को, और एक नारा दिया, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, अगर नहीं ऐसे दोगे शांति प्रिय ढंग से तो लड़कर लेंगे पाकिस्तान। 16 अगस्त को उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। इस दिन क्या हुआ कि इस दिन कलकत्ता में दंगे हुए और इन दंगों में सैकड़ों हिंदुओं की हत्या कर दी गई और उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही वाले दिन कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा लगाया कि हम अगर नहीं ऐसे दोगे तो फिर लड़कर पाकिस्तान लेंगे। तो इसके लिए उन्होंने कलकत्ता में दंगे कराए, हिंदुओं को मारा, उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया और देखते ही देखते ये दंगे जो थे वो सारे देश में फैल गए। इन दंगों ने पूरे देश को दहला दिया, पूरे देश को में सारे पूरे के पूरे देश में फैल गए। अतः इन दंगों को बंद करवाने के लिए कांग्रेस ने देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया। कई बार कांग्रेस पर यह प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि उन्होंने देश के विभाजन को स्वीकार क्यों किया, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी कि कांग्रेस भी अपने आप को कहते हैं कि नहीं उस स्थिति में पा रही थी। देश में दंगे जो थे वो दिन प्रतिदिन भड़कते जा रहे थे और जो मुस्लिम लीग था वो इस पाकिस्तान की मांग से कम पर सहमत नहीं था। इसलिए हारकर कांग्रेस ने जो पहले देश के विभाजन का विरोध कर रही थी उसको मान लिया और इस चीज को स्वीकार कर लिया। तो बात आती है कि जब देश का विभाजन
जब भारत का विभाजन होना निश्चित हो गया तो यह समस्या, यह कठिनाई सामने आई कि विभाजन रेखा कहाँ खींची जाए। ये तो तय हो गया था, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि अब तो देश का विभाजन होकर रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि विभाजन रेखा कहाँ खींची जाए, कि देश था उसमें कहाँ पर पाकिस्तान बनाया जाए, कितने हिस्से को पाकिस्तान बनाया जाए और कितने हिस्से को हिंदुस्तान बनाया जाए, ये स्पष्ट हो गया था। तो विभाजन रेखा जो थी वो बड़ा मुश्किल काम होता है कि देश को जो बीच में से एक रेखा खींचना होता है जिसको हम सीमा रेखा कहते हैं। अतः दोनों देशों के बीच सीमा रेखा खींचने का काम जो है वो सिरिल रैडक्लिफ को दिया गया। सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग, हम कह सकते हैं, एक सीमा आयोग की स्थापना की गई। याद रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींचने का जो काम था वो सिरिल रैडक्लिफ ने किया था, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम रैडक्लिफ लाइन कहते हैं। तो कई बार आपके दिमाग में प्रश्न आ जाता है कि इसको रैडक्लिफ लाइन क्यों कहते हैं। तो सिरिल रैडक्लिफ को ये काम सौंपा गया था, तो जिसे सिरिल रैडक्लिफ आयोग के नाम से जाना जाता है। सिरिल रैडक्लिफ ने दोनों देशों के बीच सीमा रेखा निर्धारित करने का काम किया गया था, तो इसको ये काम सौंपा गया था। अब इस आयोग को काम क्या सौंपा गया था? इस आयोग को यह कहा गया था, इस आयोग को मुस्लिम बहुल इलाकों को, यानी कि जहां पर मुसलमान ज्यादा रहते, जिन इलाकों में मुसलमान ज्यादा रहते थे, तो ऐसे इलाकों को पाकिस्तान में शामिल करना था, और हिंदू बहुल इलाकों को, यानी कि जहां पर हिंदू ज्यादा रहते थे, उनको भारत में शामिल करना था। बड़ा सिंपल सा आपको लगेगा कि मुस्लिम बहुल इलाकों को, जहां मुसलमान ज्यादा रहते थे, वो पाकिस्तान को देने थे, और जहां पर हिंदू ज्यादा रहते थे वो हिंदुस्तान को देने थे। तो ये बड़ा आसान सा काम आपको लगता है, लेकिन ऐसा करना कोई आसान काम नहीं था। जितना आपको आसानी से लग रहा है कि ये मुसलमान इलाका है, ये पाकिस्तान को दे देंगे, और ये हिंदू बहुल इलाका है, ये हिंदुस्तान को दे देंगे, इतना आसान काम नहीं था। ऐसा करते समय कई समस्याएं या कई कठिनाइयां देश के सामने आई। क्या क्या कठिनाइयां थी? अगर हम बात करें पहली कठिनाई की, कि जब सिर्फ ये तय किया गया था आयोग के लिए कि मुस्लिम बहुल इलाके, यानी कि जहां पर मुसलमान ज्यादा रहते थे वो पाकिस्तान को देने थे, और जहां पर हिंदू ज्यादा रहते थे वो हिंदुस्तान में रखने थे, तो ऐसा करते समय कई कठिनाइयां सामने आई। पहली कठिनाई की अगर हम बात करें कि पहली कठिनाई क्या आई, तो पहली कठिनाई यह आई कि उस समय भारत में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा हो। उस समय भारत में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा हो। ऐसे दो ही इलाके थे जहां मुसलमानों की जनसंख्या या मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा थी। ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि वहां पर सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान रहते थे, हिंदुओं से ज्यादा थी। हम ये कह सकते हैं कि अगर जैसे हम कहें कि 70% मुसलमान थे तो 30% हिंदू भी थे, तो हम कह सकते हैं कि भारत में उस समय तक कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां पर सिर्फ मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा हो। ये काम तो दे दिया गया था आयोग को कि आपको मुस्लिम बहुल इलाके जो है वो पाकिस्तान में शामिल करने हैं, और हिंदू बहुल इलाके जो हैं वो हिंदुस्तान में शामिल करने हैं, लेकिन ऐसा भारत में कोई इलाका नहीं था जहां पर सिर्फ मुसलमान मुसलमान हैं हो। तो ऐसे दो ही इलाके भारत में मिले। अगर हम कहें तो एक इलाका जो था वो पश्चिम में था भारत की, और एक इलाका जो था वो पूर्व में था जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा थी। दो इलाके ऐसे थे, और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक कर दिया जाता, क्योंकि हनुमान जी भी नहीं थे उस समय कि दोनों को उठाकर एक कर देते। तो ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जो पूर्व वाला इलाका है उसको उठाकर इधर पश्चिम वाले इलाके में जोड़ दिया जाए। तो जब ये पता लग गया कि दो इलाके, अगर हम देखें एक मानचित्र पर नजर दौड़ा लेते हैं, तो इसमें अगर हम देखें, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, ये जो डार्क ग्रीन वाला है, ये वाला, ये वो इलाके हैं, ये वाले जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, हिंदुओं से ज्यादा थी। अगर हम देखें पंजाब में, तो पंजाब में 57% मुसलमान थे और बाकी जो थे हिंदू थे। इसी प्रकार बलोचिस्तान में 87% मुसलमान थे और बाकी हिंदू थे। ये सिंध का इलाका है, तो सिंध में भी 70% मुसलमान थे और बाकी हिंदू थे। एक ये पूर्व में था ये इलाका जिसको बंगाल कहते थे, यहाँ पर जो मुसलमानों की संख्या जो थी वो 54% थी, बाकी जो अगर हम कहें 46% हिंदू थे। तो कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां पर
पूरी तरह से सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान रहते थे। कुछ दो इलाके ऐसे मिले, एक ये पश्चिम में था जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा थी, और एक ये पूर्व में था, और ऐसा कोई तरीका भी नहीं था कि इन दोनों इलाकों को मिलाकर एक कर दिया जाता। ये जो लाल वाले आप देख रहे हैं ये वो इलाके हैं जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी। इसी प्रकार अगर हम पीले की बात करें तो यहां पर ये पीले वाले, यहां पर ये वाला वो इलाका जिसको हम हैदराबाद कहते हैं कि जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी, लेकिन यहाँ का जो शासक था वो मुसलमान था। इसी प्रकार अगर हम बात करें ये केसरिया रंग की, जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये वो राज्य थे जहां पर जनता मुस्लिम थी लेकिन वहां का शासक राजा था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां पर सिर्फ मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा हो। अतः यह फैसला हुआ जब कोई तरीका सामने नहीं आया कि सिर्फ एक इलाका पूर्व में मिला, एक इलाका पश्चिम में मिला जहां पर मुस्लिम जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा थी, तो यह फैसला हुआ कि जो पाकिस्तान बनेगा उसमें दो इलाके शामिल होंगे। तो ये तय हो गया कि जो पाकिस्तान बनेगा वास्तव में वो एक पाकिस्तान नहीं होगा, क्योंकि तरीका भी नहीं था दोनों को एक करने का। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि जो पाकिस्तान बनेगा उसको दो पाकिस्तान दिए जाएंगे। एक का नाम रखा गया पश्चिमी पाकिस्तान और एक का नाम रखा गया पूर्वी पाकिस्तान। तो ये दो इलाके पाकिस्तान को दिए गए थे। मानचित्र पर इसको अगर हम देख लेते हैं कि जहां पर जो पाकिस्तान को दिए गए थे, तो ये भारत का 1947 का मानचित्र आप देख रहे हैं। जो दिया गया था ये एक पश्चिम में था जिसको उस समय पश्चिमी पाकिस्तान का नाम दिया गया था। यहाँ पर ये विभाजन रेखा खींची गई थी जिसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और एक इलाका ये बंगाल, पश्चिमी बंगाल ये जो है ये भारत में रह गया था, और बंगाल जो था वो पूर्व में जो इलाका था ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को उस समय दो पाकिस्तान दिए गए थे, जिसमें से एक को पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं और एक को पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। दूसरी कठिनाई जो विभाजन रेखा खींचते समय आई या जो सीमा रेखा खींचते समय आई दोनों देशों में, वो क्या थी कि दूसरी कठिनाई यह आई कि हर मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। अब ये तो तय कर दिया गया कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे और जो हिंदू बहुल इलाके हैं वो हिंदुस्तान को दिए जाएंगे। लेकिन दूसरी कठिनाई ये थी कि आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हर मुसलमान जो था वो पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार था। तो ये कठिनाई क्या आई कि बहुत से मुस्लिम बहुल इलाके ऐसे थे जो पाकिस्तान में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। और ऐसे ही एक इलाके की अगर हम बात करें तो उदाहरण के लिए भारत की पश्चिमी सीमा पर ये एक इलाका है जो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था। हालांकि यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, तो भारत की पश्चिमी सीमा पर, और नाम था उसका पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत उसको कहते थे। तो भारत की पश्चिम सीमा पर स्थित एक राज्य था, एक क्षेत्र था पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान भारत में ही रहना चाहते थे। तो उन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, गांधी जी के नाम से मशहूर थे वो, तो सीमांत गांधी उनको कहते हैं। मुसलमान थे लेकिन भारत में रहना चाहते थे, पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को खान अब्दुल गफ्फार खान किस प्रांत के नेता थे? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे। ये पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। तो अगर हम देखें कि ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत कहाँ पर है, इसको ध्यान से देख लेना जरूरी है। तो ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था, उस समय भारत की पश्चिमी सीमा पर होता था ये। इसको आजकल खैबर पख्तून कहते हैं, लेकिन उस समय पर इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत कहा जाता था। तो लेकिन उनकी आवाज को नहीं सुना गया और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। तो ऐसे बहुत से इलाके ऐसे भी मिले जो पाकिस्तान में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जबकि वहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी। तीसरी जो समस्या देश के दोनों देशों के बीच विभाजन रेखा खींचते समय आई, तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? अगर हम तीसरी की बात करें कि जब दोनों देशों के बीच सीमा रेखा खींची गई, तो तीसरी जो प्रॉब्लम थी, तीसरी कठिनाई यह आई कि मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी बहुत से इलाके ऐसे थे जहां गैर मुस्लिम जनसंख्या अर्थात हिंदू और सिख ज्यादा थे। अब जो इलाके
मुस्लिम बहुल थे, जो इलाके पाकिस्तान में चले गए थे, उन इलाकों में भी कुछ गांव या फिर कुछ शहर ऐसे थे जहां पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। अब ये हमने आपको बताया कि भारत में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां पर सिर्फ मुसलमान रहते थे, दोनों धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। तो हाँ, ये था कि कहीं पर मुसलमान ज्यादा थे हिंदुओं से और कहीं पर हिंदू ज्यादा थे मुसलमानों से। तो तीसरी जो प्रॉब्लम ये आई कि जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे जो पाकिस्तान में चले गए थे, वहां भी बहुत से इलाके, वहां भी बहुत से शहर ऐसे थे जहां गैर मुस्लिम जनसंख्या, और गैर मुस्लिम जनसंख्या में हम लेंगे हिंदू और सिख को, वो ज्यादा थी। अतः प्रश्न यह पैदा हुआ कि ये गैर मुस्लिम इलाके कौन से देश में शामिल किए जाएंगे, कि जहां पर हिंदुओं, जो मुस्लिम बहुल इलाके थे जो पाकिस्तान में चले गए थे, अब इन गैर मुस्लिम इलाकों को पाकिस्तान को दिया जाएगा, ये हिंदुस्तान में शामिल होंगे। ये भी कठिनाई सामने आई। दोबारा फिर इसी नक्शे को दिखाया गया है कि हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन वाले अगर आप देख रहे हैं तो ये मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है विद मुस्लिम। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये वो इलाके हैं, अगर पंजाब की हम बात करें तो यहाँ 57% मुसलमान थे, लेकिन बाकी 43% तो हिंदू थे। तो ये तय हुआ कि जिन जिन शहरों में ये संख्या कम है वो किसको दिए जाएंगे, जहां पर हिंदू ज्यादा हैं वो कौन से देश में जाएगी। तो ये प्रॉब्लम सामने आई। इसके बाद हम अगर बात करें जो तीसरी प्रॉब्लम थी, वो क्या प्रॉब्लम आई, तीसरी कठिनाई की अगर हम यही बात आई तो इसमें हम कह सकते हैं कि इस कठिनाई का समाधान कैसे किया गया। जिन इलाकों में गैर मुस्लिम जनसंख्या, जिसको हम कहते हैं हिंदू और सिख ज्यादा थे, वहां पर क्या किया गया, इस कठिनाई का समाधान करने के लिए यह फैसला हुआ कि दोनों मुस्लिम बहुल प्रांतों के दोनों मतलब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो इस समस्या का जो समाधान करने के लिए क्या तरीका अपनाया कि दोनों मुस्लिम बहुल प्रांतों की जिन इलाकों में हिंदू और सिख आबादी ज्यादा है उन्हें भारत में शामिल किया जाएगा। जिन इलाकों में, इस समस्या का समाधान क्या निकाला गया कि जिन शहरों में या जिन गांवों में कोशिश की जाएगी उन शहरों को जहां पर हिंदू और सिखों की आबादी ज्यादा है उनको भारत में मिलाया जाए। लेकिन वो इलाके कौन से होंगे, कौन से शहर होंगे, वो इलाके कौन से होंगे, इसका फैसला 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात तक नहीं हो सका। यानी कि देश आजाद होने वाला था और ये फैसला नहीं हो पाया कि वो इलाके कौन से होंगे जहां मुस्लिम बहुल इलाकों में जहां पर हिंदू और सिख ज्यादा है। 1947 की आधी रात तक नहीं हो पाया और इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक लोगों को आजादी के दिन तक यानी कि 15 अगस्त तक यह पता नहीं चल पाया कि वे भारत में हैं या फिर वो पाकिस्तान में। ये सबसे बड़ी वो गलत फहमी, ये हम कह सकते हैं कशमकश में रहे कि वो भारत में शामिल हुए हैं या फिर पाकिस्तान में शामिल हुए हैं। इसलिए पंजाब और बंगाल का बंटवारा करना, जहां पर काफी सिख रहते थे, जहां पर काफी हिंदू रहते थे, इसलिए पंजाब और बंगाल का बंटवारा करना सबसे मुश्किल काम साबित हुआ। अगर हम मानचित्र पंजाब का देखें तो ये पंजाब जो था वो आधे से ज्यादा पाकिस्तान में चला गया है। ये सारा का सारा अगर आप देख रहे हैं ये पंजाब था। जब इसके बीच विभाजन रेखा खींची गई ये पंजाब का बंटवारा करना तो विभाजन के बाद पंजाब के 16 जो जिले थे वो पाकिस्तान में चले गए और जो 13 जिले थे वो भारत में चले गए। लेकिन इन लोगों को, पंजाब में रहने वाले लोगों को अंतिम समय तक यानी कि भारत की आजादी तक ये पता नहीं चल पाया कि वो भारत वाले हिस्से में आए हैं, ये भारत वाला हिस्सा है या फिर वो पाकिस्तान वाले हिस्से में आए हैं। तो इसलिए पंजाब और उसका बंगाल का बंटवारा करना सबसे मुश्किल काम साबित हुआ। इसी प्रकार अगर हम बंगाल के विभाजन पर देखें तो कौन से इलाके किसको दिए गए, ये जो आप ग्रीन वाला देख रहे हैं ये पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया। इसी प्रकार जो ये आप नीले वाला देख रहे हैं ये पश्चिमी बंगाल बनाया गया, ये उसमें बंटवारा किया गया। कुछ जिले जो हैं वो इधर से उधर किए गए। चौथी जो समस्या की बात करें दोनों देशों के बीच विभाजन रेखा खींचते समय जो चौथी प्रॉब्लम आई वो क्या थी कि चौथी समस्या जो थी या चौथी चुनौती जो थी विभाजन रेखा खींचते समय वो अल्पसंख्यकों की थी। कौन थे अल्पसंख्यक? जो इलाके अब पाकिस्तान में चले गए थे वहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिख रह रहे थे। वो अल्पसंख्यक बन गए थे क्योंकि वो एक ऐसे इलाके थे जहां पर मुसलमान हिंदू और सिखों से ज्यादा थे।
तो जो इलाके अब पाकिस्तान में चले गए थे, मुस्लिम बहुल इलाके, वहां पर लाखों की संख्या में हिंदू और सिख रह रहे थे। इसी प्रकार जो इलाके भारत में चले गए थे, वहां लाखों की संख्या में मुसलमान रह रहे थे। ये मैंने आपको बताया कि भारत में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था कि जहां पर सिर्फ हिंदू हिंदू रहते हों या जहां पर सिर्फ मुसलमान रहते थे। आपस में मिलजुल कर रहते थे कि जो इलाके अब भारत में चले गए थे वहां पर मुसलमान अल्पसंख्यक बन गए थे, और जो इलाके अब पाकिस्तान में चले गए थे वहां पर हिंदू और सिख अल्पसंख्यक बन गए थे। इन दोनों तरफ के लोगों ने पाया कि जिस जमीन पर वे और उनके पुरखे, उनके पूर्वज सदियों से रहते चले आ रहे थे, उसी जमीन पर वे विदेशी बन गए थे। जहां पर वे लंबे समय तक उनके पूर्वज रहते चले आ रहे थे, तो देश के एक छोटी से निर्णय ने राजनीतिज्ञों के उनको विदेशी बना दिया था। उसी जमीन पर वो लोग जो हैं विदेशी बन गए थे और वहीं से उनको खदेड़ा जा रहा था। तो जैसे ही यह बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यक मैंने आपको बता दिया था कि पंजाब में हिंदू और सिख अल्पसंख्यक बन गए थे, तो वैसे ही दोनों तरफ के इसी प्रकार भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक बन गए थे। तो जैसे ही यह स्पष्ट हो गया कि देश का बंटवारा होने वाला है, मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनने वाला है और हिंदुओं के लिए एक अलग देश हिंदुस्तान या भारत बनने वाला है, तो जैसे ही ये बंटवारा स्पष्ट हुआ, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने शुरू हो गए। इस स्थिति में दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास केवल एक ही रास्ता था, और वह था कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। तो सबसे ज्यादा जो पीड़ा सहन करनी पड़ी वो दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों को थी। तो जैसे ये स्पष्ट हुआ तो उनको तब लगा कि बस उनके पास सिर्फ अब बचने का एक ही रास्ता है, और वो है अपने अपने घरों को छोड़कर भाग जाएं। भारत और पाकिस्तान बनने के बाद मानव इतिहास का सबसे बड़ा देशांतर जिसमें हम कहते हैं देशों की अदला बदली हुई। तो मानव इतिहास का सबसे बड़ा देशांतर हुआ। इस देशांतर में, इस देशों की अदली बदली में हिंदुओं और सिखों को उनके मुल्क या उनके देश भारत में खदेड़ा गया, जबरदस्ती उनको खदेड़ा गया। इसलिए एक शब्द लगाया है, खदेड़ा गया। जबरदस्ती उनको ऐसी जमीन पर जहां पर उनके पूर्वज हजारों सालों से या सैकड़ों सालों से रह रहे थे, उनको वहां से खदेड़ दिया गया। इसी प्रकार मुसलमानों को उनके मुल्क पाकिस्तान खदेड़ा गया। तो ये देशांतर था, देशों की अदला बदली थी। जब ये स्पष्ट हो गया कि दो अलग अलग देश बन रहे हैं, तो ये कुछ चित्र हैं जो उस समय जब लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में गए, यानी कि पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख अब भारत में आए, उनके आने का ये कुछ दृश्य हैं जो आप देख रहे हैं। बड़े ही कहते हैं जो कुछ मिला, जिसको जान बचाने का मौका मिला वो जान बचाकर भागा। तो किस तरह से वो लोग उस समय अपने सामान, कुछ ही सामान लेकर, इतना सारा सामान, अपने घर बार, अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर यहाँ पर आ गए थे। तो ये कुछ चित्र ब्लैक एंड व्हाइट है उस समय, लेकिन लोगों के दर्द को बताते हैं कि कुछ लोगों के सिर्फ अपने स्वार्थ को, कुछ लोगों ने सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इन लाखों लोगों को बेघर बना दिया था, जिनको बसाना बाद में दोनों सरकारों को, दोनों तरफ की सरकारों को मुश्किल लगने लगा था। ये ट्रेन का एक दृश्य है, किस तरह से लोग ट्रेन में लद लद के उस समय पर आए थे। तो ये सारे के सारे जो चित्र हैं बड़े मार्मिक हैं, जो उस समय के हालात हैं उनके बारे में बताते हैं। एक और बात जो इस दौरान हुई कि जब दोनों देशों के लोगों को, हिंदुओं और मुसलमानों को उनके मुल्क भारत में खदेड़ा गया और मुसलमानों को उनके मुल्क पाकिस्तान में खदेड़ा गया, तो इस देशांतर की जो देशों की अदला बदली हुई, कोई योजना नहीं बनाई गई थी। ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी घटना होने वाली, कि लोगों को, हिंदुओं और मुसलमानों को कैसे उनके देश, हिंदुओं और सिखों को उनके देश भारत में कैसे भेजा जाएगा। इसी प्रकार जो भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान बन गए थे, उनको पाकिस्तान कैसा भेजा जाएगा। तो इसके बारे में कोई योजना नहीं बनाई गई थी। इसलिए ये देशांतर, यह देशांतर यानी कि देशों की अदला बदली दुख भरा साबित हुआ दोनों लोगों के लिए, दोनों तरफ के लोगों के लिए। इसमें एक समुदाय के लोगों ने या एक समुदाय के लोगों ने धर्म के नाम पर एक दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से काटा और मारा। लोगों को जब अदला बदली हुई तो क्योंकि योजना कुछ नहीं थी, सिर्फ खदेड़ा गया, तो इस खदेड़ने में एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को बेरहमी से काटा और मारा। एक आपकी पुस्तक में से ये एक लिया गया है, और ये मेंटो की कहानी है, कसर ए नफसी का हिंदी रूपांतर है। उसमें मेहमान नवाजी में कसर के बारे में है ये।
दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया, गैर मजहब के लोगों को खींच खींच कर निकाला और तलवार तथा गोली से मौत के घाट उतार दिया। बाकी यात्रियों को हलवा, फल, दूध दिया गया। आयोजकों के मुखिया ने कहा, बहनों और भाइयों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली, इसी कारण हम आपका स्वागत पुरजोर तरीके से नहीं कर सके जैसा कि आप सब चाहते होंगे। सादत हसन मंटो की लिखी हुई है ये, उसमें से एक ली गई है कि किस तरह से जो ट्रेनें उस समय चलती थी लोगों को लेकर, किस तरह से दूसरे धर्मों के लोग उन ट्रेनों में बैठे लोगों को काट देते थे। तो पूरी जो थी नफरत कहते लोगों के दिमाग में भर गई थी। तो अगर हम कहें सरकारी आंकड़ों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो ये अदला बदली हुई तो इसमें जो मार काट हुई, तो एक अनुमान के अनुसार इस मार काट में 2.5 लाख हिंदू और सिख मारे गए और इतने ही मुसलमान मारे गए। सरकारी आंकड़े ऐसे बताते हैं कि 5-2.5 लाख हिंदू और सिख मारे गए इस मारकाट में, जब एक धर्म के लोगों ने बेरहमी से दूसरे धर्मों के लोगों को काटा और मारा, और इतने ही उसमें मुसलमान मारे गए। लेकिन वास्तव में ये संख्या काफी ज्यादा थी, मरने वालों की संख्या जो थी वो काफी ज्यादा थी। इस मारकाट की सबसे बुरी शिकार औरतें बनी, यानी कि जो सबसे जो ये मारकाट हुई, एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को काटा, तो उसमें जो सबसे बुरी शिकार बनी वो औरतें बनी। इस मारकाट के दौरान हजारों की संख्या में औरतों का अपहरण किया गया, उनसे बलात्कार किया गया और उनसे जबरदस्ती शादी की गई। ये सबसे बुरा उस समय का टाइम था जब औरतें इस मारकाट का शिकार हुई, तो उनसे जबरदस्ती शादी की गई, उनका धर्म परिवर्तित किया गया, बलात्कार किया गया। कई मामलों में यह भी देखा गया कि खुद परिवार के लोगों ने अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उन्हें जहर देकर मार डाला। जब उनको लगा कि दूसरे धर्म के लोग आ गए हैं और उनकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाएंगे, तो कई मामलों में ऐसा भी देखा गया कि उन्होंने अपनी बहू बेटियों को इज्जत बचाने के लिए उन्हें जहर देकर अपने आप मार डाला। पंजाबी की मशहूर कवित्री अमृता प्रीतम ने विभाजन की त्रासदी को इस प्रकार लिखा है। तो अपनी किताब में वो लिखते हैं, जो लाइनें उन्होंने लिखी हैं उस समय की त्रासदी के ऊपर। तो सुनने वाली लाइनें हैं, अज अखा वारिशान, अखा का मतलब है पूछना, पंजाबी में कविता है। तो लिखा है कि अज अखा वारिशानू किते कबरां विचों बोल, कि आज पूछूं वारिशान ने कि जहां आप जिस कब्र में दफन हुए पड़े हैं वहीं से बोलो। आज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्खा खोल, कि आपने जो इश्क के ऊपर, प्यार के ऊपर इतनी सारी किताबें लिख रखी हैं, उनमें से कोई अगला वर्खा, वर्खा मतलब पेज, पृष्ठ, कोई अगला पेज खोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, कि किसी जमाने में या किसी पीड़ा के कारण एक पंजाब की कोई धी मतलब लड़की, एक लड़की रोई थी और तूने उसके रोने पर इतने सारे जो ग्रंथ, इतने सारे जो ये लिखे हुए हैं वो इतना बड़ा साहित्य लिख दिया है। अज लखा तियां रोंदियां तैनू वारिस शानू के। तो वो कहते हैं कि भाई आज लखा तियां, यानी कि जिनके साथ उस टाइम बेरहमी हुई, तो आज लखा तियां रोंदियां, आज लखा तियां, तियां मतलब पुत्रियां, लड़कियां रो रही हैं, तैनू वारिस शान कह, कि तुझसे पूछ रही कि बता आज क्या कहेगा। तो ये एक बड़ी भयानक त्रासदी थी जो उस समय हुई, जहां पर औरतों पर सबसे ज्यादा इस मारकाट का शिकार हुई। विभाजन के बाद देश के सामने सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वास या फिर से उनके बसाने की थी। जो लाखों की संख्या में जो पाकिस्तान को छोड़कर जो हिंदू और सिख आए थे, तो वो जिनको हम शरणार्थी कहते हैं, रेफ्यूजी कहते हैं, उनकी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई देश के सामने वो थी उनके पुनर्वास की या फिर से बसाने की। क्योंकि विभाजन के कारण सबसे अधिक दुख एवं मुसीबतें इन्हीं लोगों को सहन करनी पड़ी थी, इन्हीं लोगों पर विभाजन का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। तो कहां इनको बसाया जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब इनके सामने अनेक समस्याएं थी। जो बहुत सारे लोग जो लाखों की संख्या में भारत आए थे, हिंदू और सिख, उनके सामने एक प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो पहला है कि शरणार्थियों के सामने पहली समस्या हम कर लेते हैं कि क्या क्या उनके सामने समस्या आई जब वो भारत आए। तो पहली अगर हम बात करें कि जो शरणार्थी पाकिस्तान से आए थे, उनके सामने जो पहली समस्या थी, पहली समस्या पाकिस्तान से लाखों की संख्या में आए हिंदू और सिखों को निवास स्थान उपलब्ध करवाने की थी, कि उन्हें कहां बसाया जाए।
निवास स्थान उपलब्ध कराने की थी। ये लोग अपने अपने गांव, शहर, घरों को छोड़कर भारत आ गए थे। यहाँ इनके पास ना तो घर था, न छत थी जिसके नीचे रहकर ये अपना जीवन व्यतीत कर सकते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो ये अपना घर बार छोड़कर आ गए थे। तो यहाँ जब वो भारत में आए तो यहाँ उनके पास न घर था और न छत थी जहां पर वो बैठ सकते। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने काफी अच्छे प्रबंध किए। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए जब लाखों की संख्या में लोग आए तो भारत सरकार द्वारा पुनर्वास विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग ने विस्थापितों के रहने और उनकी देखभाल करने के लिए कई शहरों में शिविर, जिनको हम कैंप कहते हैं, अगर आपने सुना होगा कहीं पर ये कैंप का इलाका है, तो वास्तव में कैंप जो वो थे जो 1947 में पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख आए थे उनको ठहराने के लिए बनाए गए थे। तो भारत सरकार ने इसके लिए पुनर्वास विभाग की स्थापना की, इन लोगों को फिर से बसाने के लिए, और कई शहरों में शिविर कैंप स्थापित किए। इन स्थापित शिविरों की संख्या उस समय 160, पूरे भारत में 160 शिविर या कैंप लगाए गए थे और इनमें लाखों लोग रहते थे। अगर चित्रों में देखें तो हम देख सकते हैं, तो इस प्रकार से 160 कैंप लगाए गए थे और जहां पर लाखों की संख्या में शरणार्थियों को अस्थायी रूप से ठहराया गया था। बाद में फिर धीरे धीरे उनको घर देने शुरू किए गए। जो मुसलमान जो भारत में से पाकिस्तान गए थे और जो यहाँ घर छोड़कर गए थे उनको दिए गए। तो सबसे जो बड़ा कैंप था, टोटल जो थे 160 के लगभग कैंप यहाँ थे। सबसे बड़ा विस्थापित शिविर कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया था, जिसमें लगभग 3 लाख विस्थापित रहते थे, 3 लाख रिफ्यूजी वहां पर रहते थे। इन शिविरों में विस्थापितों के लिए भोजन, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी लेकर नहीं आए थे, तो इन शिविरों में विस्थापितों के लिए भोजन, कपड़े आदि देने की व्यवस्था की गई। बीमार व्यक्तियों के लिए डॉक्टर और निःशुल्क दवाइयों की भी व्यवस्था की गई। इन लोगों को बसाना वास्तव में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो गया, कितने सारे लोगों को कैसे बसाया जाए। तो ये कुछ चित्र है किस तरह से उन्होंने एक नरक की जिंदगी उन कैंपों में जी है। तो किस तरह से वो समय था जो उन्होंने निकाला है। तो लाइनों में खड़े होते थे, तो लाखों की संख्या में अगर कैंप में रहे, तो कुरुक्षेत्र में कहते एक बड़ा कैंप लगाया गया था जहां पर 3 लाख के लगभग लोगों को बसाया गया था। तो कैसे इनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई होगी और कैसे इनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था की गई, तो ये उस जमाने की सोचने वाली तस्वीरें हैं जो हम आज नहीं सोचते हैं कि क्या उस समय हुआ होगा। शरणार्थियों का पुनर्वास करते समय एक और खास बात जो हमने याद रखनी है, जब उनको बसाया गया, तो जब उनका पुनर्वास किया गया तो इस बात का भी ध्यान रखा गया कि उन्हें उसी प्रकार बसाया जाए जैसे वो पाकिस्तान में छोड़कर आए थे। कहने का मतलब क्या है कि जो लोग शहर से आए थे उनको शहर में बसाने का प्रयास किया गया, और जो लोग गांव को छोड़कर आए थे उनको गांव में बसाने का प्रयास किया। जिनके जो गांव से छोड़कर आए थे और जिनके पास वहां जमीन जायदादें थी उनको गांव में ही जमीन जायदादें दी गई, उनको वहीं बसाने का प्रबंध किया गया। इसी प्रकार जो लोग शहरों को छोड़कर आए थे और जहां पर उनकी बड़ी बड़ी दुकानें थी तो उनको शहरों में ही बसाने की व्यवस्था की गई, ताकि लोगों को थोड़ा सा अटपटा ना लगे। एक दूसरी जो शरणार्थियों के साथ जो दूसरी, जब वो भारत में आए तो दूसरी जो कठिनाई थी, दूसरी जो समस्या थी उनको सामना करना पड़ा, वो क्या थी कि विस्थापितों की दूसरी बड़ी जो समस्या थी, अगर हम उसकी बात करें, वो भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं की थी। भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं की थी। पाकिस्तान से भारत आते हुए इन लोगों की धन संपत्ति लूट ली गई थी कि जब वो रास्ते में आए, जब वो आए, या जिस गांव में वो रहते थे कि यहाँ भी दंगे हुए वहां भी दंगे हुए, तो उनकी जो धन संपत्ति थी वो लूट ली गई थी। अब इनके पास भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पैसा तक नहीं था। इस समस्या का समाधान करने के लिए विस्थापितों के राशन कार्ड बनाए गए ताकि उन्हें आटा, चावल, दाल और अन्य वस्तुएं दी जा सके। तो इसका भी समाधान निकाला गया। तो क्योंकि ये लोग अपना सिर्फ जान बचाकर वहां से भागे थे, बाकी जो इनके सामान था, इनकी धन संपदा थी, वो सब लूट ली गई थी या फिर वहीं पाकिस्तान में ही रह गई थी। और अगर हम बात करें तीसरी जो समस्या शरणार्थियों के साथ आई, वो थी कि तीसरी समस्या जमीन की थी। जो जमीन छोड़कर वहां पर आए थे पाकिस्तान से, जो सिख और हिंदू जमींदार, जमींदार मतलब जिनके पास जमीन के मालिक थे, पाकिस्तान से जो सिख और हिंदू जमींदार, जिनकी संख्या लगभग कितनी थी, 3,50,000, जिनकी संख्या लगभग 3,50,000 थी। हम बात कर रहे हैं हिंदू और सिख जमींदारों की।
जिनकी संख्या लगभग 3,50,000 थी, 3,500 थी, भारत आए थे, वहां लगभग उनके पास 67 लाख एकड़ कृषि योग्य जमीन थी। वो इतनी जमीन छोड़कर वहां पर आए थे। यानी कि पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख जमींदार आए थे, जिनकी संख्या हम मानते हैं 3.5 लाख थी, वो पाकिस्तान में 67 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि छोड़कर आए थे। जबकि भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे, यहां उनके पास केवल 47 लाख एकड़ कृषि योग्य जमीन थी। यानी कि 20 लाख एकड़ का तो यही फर्क पड़ रहा है। 20 लाख एकड़ की अगर हम बात करें कि जहां अगर हम पाकिस्तान की बात पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख आए थे, उनके पास 67 लाख एकड़ जमीन थी, और अगर हम 67 देखें और 47 देखें तो ये 20 लाख का फर्क तो यहीं पर पड़ जाता है कि यहां से जो मुसलमान गए थे उनके पास कम जमीन थी, और पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख आए थे जमींदार, उनके पास ज्यादा जमीन थी। अतः क्या हुआ कि विस्थापित किसानों को कृषि योग्य जमीन देने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई। अब कैसे इनकी कमी को पूरा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख आए थे वो ज्यादा जमीन के मालिक थे, और भारत से जो मुसलमान गए थे वो कम जमीन के मालिक थे। तो इस कृषि योग्य जमीन देने के लिए एक योजना बनाई गई। इस योजना के अनुसार बड़े किसानों को जमीन बांटते समय अधिक कटौती की गई, उनको मतलब कम जमीन दी गई। बड़े किसानों को जमीन बांटते समय अधिक कटौती की गई, और छोटे किसानों को दी जाने वाली जमीन पर कम कटौती की गई। जो 5 या 10 एकड़ के मालिक थे उनको कम करके तो उनको ज्यादा जमीन दी गई, और जो बड़े जमींदार थे उनको ज्यादा उनकी जमीन में कटौती की गई। उदाहरण की अगर हम समझा सकते, उदाहरण के लिए जो किसान पाकिस्तान में 500 एकड़ जमीन का मालिक था, यानी कि उदाहरण के लिए जो किसान 500 एकड़ भूमि छोड़कर आए थे, उन्हें सिर्फ 126 एकड़ जमीन यहां पर दी गई। वो कारण ये था कि भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान में गए थे उनके पास कम जमीन थी। तो तरीका ये अपनाया गया कि जो बड़े जमींदार हैं उनको जब जमीन दी जाए तो ज्यादा कटौती की जाए, और जो छोटे जमींदार हैं जब उनको जमीन दी जाए तो उनको कम कटौती की जाए। तो ये तरीका अपनाया गया। जिन किसानों के पास पाकिस्तान में 500 एकड़ जमीन थी, उनको सिर्फ भारत में 126 एकड़ जमीन दी गई। इसी प्रकार जो किसान 10 एकड़ भूमि को छोड़कर पाकिस्तान से आए थे, उनको 7.5 किले जमीन कर दिए गए, ताकि छोटे किसानों पर उसका ज्यादा प्रभाव ना पड़े। चौथी समस्या की अगर हम बात करें, जो विस्थापितों के साथ हुई, जो भारत में शरणार्थी बनकर आए, चौथी समस्या उनके साथ थी कि चौथी समस्या जो अगर हम बात करें क्या थी, तो चौथी समस्या रोजगार और व्यवसाय की थी। पाकिस्तान से आने वाले ज्यादातर हिंदू और सिख शहरों में रहने वाले थे, जितने भी थे ज्यादातर जो पाकिस्तान से हिंदू और सिख आए थे वो शहरों में रहने वाले थे, और वहां उनका अच्छा खासा व्यापार था। तो इसमें कई अमीर साहूकार और व्यापारी भी थे। अनेक लोगों के पाकिस्तान में अपने उद्योग धंधे भी थे, यानी कि पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख आए थे वो अच्छी हालत में थे, वहां उनका अच्छा खासा व्यापार था, या अच्छी खासी बड़ी अच्छी दुकानें थी। पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और सिख, एक महत्वपूर्ण जो लाइन है जो आपने याद रखनी है, पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और सिख वहां 1,54,000 बढ़िया मकान, 1,54,000 बढ़िया मकान, उनके मकान भी बहुत बढ़िया थे क्योंकि वो साहूकार थे, अमीर थे। तो 1,54,000 बढ़िया मकान, और लगभग बात करें हम 51,000 दुकानें छोड़कर आए थे। पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख आए थे वो वहां पर 1,54,000 बढ़िया मकान और 51,000 दुकानें छोड़कर आए थे। इसी प्रकार जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए थे वे यहां बात करें 1,12,000 छोटे प्रकार के मकान, वो बढ़िया मकान वहां पर छोड़कर आए थे। और यहां से जो मुसलमान गए थे वो 1,12,000 छोटे, उनके छोटे छोटे मकान थे, छोटे मकान, और केवल 17,000 दुकानें छोड़कर गए थे। अब इन लोगों जो वहां से इतने सारे आए थे, जो इतना बढ़िया कारोबार वहां पर कर रहे थे, वो सिर्फ क्या 1,54,000 बढ़िया मकान छोड़कर गए आए थे, और यहां पर उनको सिर्फ 1,12,000 मकान ही थे उनके पास, और वो भी छोटे छोटे थे। बाकी लोग कहां जाते?
इसी प्रकार वो 51,000 दुकानें छोड़कर आए थे और यहां से जो मुसलमान गए थे वो सिर्फ 17,000 दुकानें छोड़कर गए थे। तो इस प्रकार सभी लोगों को मकान और दुकानें नहीं मिल सके। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं आंकड़ों से कि वो जो शरणार्थी आए थे और वो जो वहाँ जिनका फला फूला हुआ कारोबार था, तो यहाँ आकर उनको किन किन समस्याओं या किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में क्या किया सरकार ने, सरकार ने इन लोगों को मुआवजा दिया। जिन लोगों को सरकार दुकानें नहीं दे पाई, जिन लोगों को सरकार मकान नहीं दे पाई, उनको मुआवजा दिया गया। उन्हें कम ब्याज पर कर्जे उपलब्ध करवाए गए। 1954 ईस्वी तक भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार ने लगभग 4 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता देकर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था। तो ये भी भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है कि इतने सारे लोग जो घर बार छोड़कर आए थे उनको फिर से बसाने में सरकार ने खूब योगदान दिया, चाहे वो आर्थिक रूप से था या फिर चाहे घर के रूप में था। पांचवी अगर हम समस्या की बात करें कि विस्थापितों के साथ जो पांचवी समस्या क्या आई, तो पांचवी समस्या की बात करें तो विस्थापितों की पांचवी समस्या बिछड़े हुए अपनों से मिलने की थी। बिछड़े हुए अपनों से मिलने की थी। 1947 के दंगों के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू और सिख स्त्रियां, लड़कियां और बच्चों को अगवा कर लिया गया था। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। ये पीछे हम कर चुके हैं कि बहुत सारी हिंदू और सिखों की औरतों को अगवा कर लिया गया था, उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया था, उनसे बलात्कार किया गया था और जबरदस्ती उनसे शादी की गई थी। तो बहुत सारे लोग जब वहां से छोड़कर पाकिस्तान से भागे और जब मारकाट का टाइम चल रहा था तो बहुत सारे लोग बिछड़ गए थे। तो अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया था, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, उनका जबरदस्ती विवाह किया गया था और उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया था। इन अगवा की गई स्त्रियों और लड़कियों की खोज करके उन्हें सुरक्षित भारत लाना भी भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। सिर्फ ये नहीं है कि उनको छोड़ दिया गया उनके सहारे पर, तो इन ये जो अगवा कर ली गई थी लड़कियां या जो बच्चे अगवा कर लिए गए थे, तो इन अगवा की गई लड़कियों या फिर स्त्रियों को खोज करके दोबारा भारत लाना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अब इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या किया गया, तो हम कह सकते हैं कि समस्या का समाधान करने के लिए भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, या भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने एक समझौता किया और इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि इस प्रकार की सभी स्त्रियों और बच्चों को एक दूसरे देश को वापस किया जाएगा। ये तय कर लिया गया एक दूसरे देश को, जिसकी जैसे भारत की जो स्त्रियां और लड़कियां हैं उनको भारत को वापस किया जाएगा, ये बाद में तय किया गया। एक दूसरे की सभी स्त्रियों को और बच्चों को वापस किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय पुलिस और समाज सेवी संस्थाओं की सहायता ली गई। पुलिस को यह काम सौंपा गया, संस्थाओं को सौंपा गया, ताकि वो पता लगा सके कि कौन ऐसी औरतें थी। ऐसी बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं जहां पर उस समय को दिखाया गया, 1947 के समय को, कि किस तरह से हिंदुओं की औरतों या सिखों की औरतों को अगवा किया गया। तो समाज सेवी संस्थाओं की बाद में सहायता ली गई। तलाश करने के पश्चात सरकार ने उन स्त्रियों और बच्चों के पुनर्वास के लिए उचित प्रबंध किए। पाकिस्तान से खोजकर भारत लाई गई अनेक स्त्रियां विधवा हो गई थी। एक प्रॉब्लम ये भी आया कि उनके पतियों को या तो मार दिया गया था या फिर उनको भी मार दिया गया था। तो भारत जो लाई गई उनमें से अनेक स्त्रियां विधवा हो गई थी और कई बेसहारा थी, उनका कोई सहारा नहीं रहा था। सरकार ने विधवा और बेसहारा स्त्रियों के लिए आश्रम खोले, जिनको हम स्त्री आश्रम कहते हैं। उन्हें योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिया गया, ऐसी औरतें जो विधवा हो गई थी, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इन स्त्रियों के साथ भारी संख्या में बेसहारा और अनाथ बच्चे भी आए थे, जिनके माँ बाप मर चुके थे उस दंगे में। तो इन स्त्रियों के साथ बहुत सारे बेसहारा बच्चे भी आए थे। उनके लिए अनाथालय स्थापित किए गए। इन अनाथालयों में उनको शिक्षा और काम धंधे के लिए प्रशिक्षण का प्रबंध किया गया, ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो कई सारे जो प्रयत्न थे वो सरकार ने किए। तो इतने सारे जो शरणार्थी थे, इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आजादी का मतलब महीनों और सालों तक शरणार्थी शिविरों में नरक की जिंदगी बिताना था। जो ऐसे लोग आए थे जिनका कसूर कुछ नहीं था, तो इन लाखों जी बगैर बात से जिनको पाकिस्तान से भारत खदेड़ दिया गया था, तो हम कह सकते हैं कि लाखों शरणार्थियों के लिए
देश की आजादी का मतलब महीनों और सालों तक, जब तक इनको नए घर नहीं दिए गए, महीनों और सालों तक शरणार्थी शिविरों में नरक की जिंदगी जीना था। अगर हम देखें तो एक अनुमान के अनुसार इस विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। ये संख्या बड़ी ज्यादा है। 80 लाख जो लोग थे वो पाकिस्तान से भारत आए थे। तो ये 4 चुनौतियां हैं जिनका वर्णन हमने किया है। 5वीं चुनौती देशी रियासतों के विलय की चुनौती, वो हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।